दोस्तों, एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जो कि अपने घर में रहती थी, एक सरकारी महिला टीचर के पद से रिटायर हुई थी। और जब चूंकि एक टीचर के पद से रिटायर हुई थी तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पेंशन मिला करती थी। घर भी बहुत बड़ा सा था जिसमें कई सारे किराएदार रहा करते थे। तो किराएदारी का पैसा और पेंशन का पैसा मिलाकर इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर एक रोज़ ऐसा होता है कि जब उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और उनके साथ जो घटना घटती है, वो उनके साथ-साथ उस पूरे क्षेत्र को और पूरे सोशल मीडिया के साथ-साथ हमें और आपको भी हिला कर रख देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि इंसान के भीतर एक दूसरा इंसान किस तरीके से जी रहा होता है और उसकी अधूरी इच्छाएँ, अधूरी वासनाएँ किस तरह से उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देती हैं। तो आज की इसी सच्ची घटना में हम आप सभी से बताने वाले हैं, एक ऐसी सच्ची घटना जो वाक़ई आपको हिला कर रख देगी। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना घटी है महाराष्ट्र के सिविल लाइन्स में। सिविल लाइन्स का एक इलाका है, उसी इलाके में एक बड़ा-सा घर था। उस घर में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र करीब 60 साल के आस-पास थी, वो रहा करती थी। उन महिला के 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी हो जाती है तो वो बेटी अपने ससुराल चली जाती है। कभी-कभी ये महिला टीचर भी उनसे बेटी से मिलने के लिए उनके घर चली जाया करती थी और कभी-कभी वो बेटी भी अपनी माँ से मिलने के लिए इनके पास आ जाया करती थी। इनका एक बेटा था जो कि बैंगलोर में रहता था, उसने इंजीनियरिंग किया हुआ था तो उसे एक अच्छी कंपनी में वहीं पर जॉब मिल जाती है। उसका परिवार वहीं पर शिफ्ट हो चुका था। तो लिहाज़ा ये महिला अकेले इस पूरे बड़े से घर में रहा करती थी और इनके साथ कुछ किराएदार भी रहा करते थे। ज़िंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, वक़्त गुज़र रहा था। बस कमी थी तो कहीं न कहीं एक अपनेपन की, एक शारीरिक ज़रूरत की और मन की दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति की। इसके बाद जो होता है वो आप सभी को हैरान करके रख देगा। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इन महिला ने अपने पास एक नौकरानी को रखा हुआ था जो सुबह और शाम आकर उनका भोजन बना दिया करती थी। सुबह करीब 10 बजे के आस-पास वो महिला डेली आया करती थी और सुनीता जो इस मकान की मालकिन थीं, उनके पास आकर वो भोजन बनाया करती थी और चली जाया करती थी। रोज़ इसी तरीके का क्रम चल रहा था। एक रोज़ जब वो नौकरानी आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो सुनीता जी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब उस नौकरानी ने ये देखा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, काफ़ी देर तक पीटने के बाद उसे कोई जवाब भी नहीं आता है, तो वो आस-पास के लोगों को इकट्ठा करती है, पड़ोसियों को इकट्ठा करती है। कुछ किराएदार भी आ जाते हैं और जब ये लोग आते हैं तो ये लोग रोशनदान से अंदर जब झाँक कर देखते हैं तो इन्हें एक अंदर बहुत खौफनाक मंज़र नज़र आता है। अंदर सुनीता मोरिन की लाश पड़ी हुई थी जो कि बेसुध अवस्था में थी और बेड पर ही उनका मुँह औंधे मुँह पड़ा हुआ था। ये देखकर सभी ने तुरंत पुलिस को इत्तला की और दरवाजे को तोड़ा। दरवाजे को तोड़कर सभी उस शव के पास जाते हैं, डॉक्टरों की टीम आती है, पुलिस भी आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस की टीम आ जाती है, डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, तो पुलिस उस शव को अपने कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, जाँच पड़ताल होती है, तो ये पता चलता है कि सुनीता मोरिन जो कि 60 वर्षीय एक वृद्धा थीं, उनको फूड पॉइज़निंग हो गई थी और खाने में कुछ संक्रमित चीज़ें खा लेने के कारण उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और जिसकी वजह से उनका असामयिक ही मृत्यु हो गई और उनका देहांत हो गया। दोस्तों, फिर आगे की रस्म अदायगी के लिए पड़ोसी मिलकर उस बेटे को फ़ोन करते हैं जो बैंगलोर में रहता था। तो बेटा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर बैंगलोर से वापस महाराष्ट्र वाले घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो अपनी माँ का इस देहांत का समाचार देखकर वो बहुत दुखी होता है। अपनी माँ का दाह संस्कार करने के बाद वो 1 महीने तक उसी घर में रहता है। फिर घर की चीज़ों को ढूँढते हुए, साफ करते हुए उसे ये याद आता है कि उसकी माँ ने बैंक अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे जमा किए हुए थे। तो वो उस पैसों की जाँच-पड़ताल करने के लिए बैंक जाता है। जब वो बैंक जाता है, तो उसे ये पता चलता है कि उसकी माता का जो बैंक अकाउंट है, वो पूरा का पूरा साफ हो चुका है, खाली हो चुका है। जब वो ये देखता है तो बहुत हैरान होता है। वो ये सोचता है कि आखिर मेरी माँ ने इतने सारे जो पैसे जमा किए हुए थे, वो आखिर खाली कैसे हो गए? किसने उस पैसे को निकाला? और मेरी माँ ने तो कभी इस पैसों का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इस तरीके के कई सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। वो वापस अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर पर अपनी पत्नी से बातचीत करता है तो उसकी पत्नी एक बार फिर से कहती है कि आप फिर से बैंक जाइए और पता करिए कि आपकी माताजी के अकाउंट में जो पैसे थे वो कहाँ खर्च हुए, किसने निकाले? वैभव जो कि सुनीता जी का बेटा था वो वापस बैंक जाता है और पता करता है, तो बैंक मैनेजर उसे ये बताते हैं कि उनके अकाउंट के एटीएम से सारे पैसे विथड्रॉ किए गए हैं और सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। माता के मरने के 3 दिन पहले से ही ये सारे पैसे विथड्रॉ कर लिए गए थे, तो ये बात सोचकर वैभव बहुत घबरा जाता है और अब उसे अपनी माँ की मौत कहीं न कहीं साजिश नज़र आने लगती है।
दोस्तों इसके बाद वैभव ने जब मैनेजर से ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये पैसे किस किस डेट में और किस एटीएम से निकाले गए हैं, तो मैनेजर उसे पूरा रिकॉर्ड निकाल कर दे देते हैं कि इस डेट में इतने इतने पैसे इस एटीएम से निकाले गए हैं। जब वैभव ये देखता है कि ये एटीएम उसके घर से दूरी पर है, तो तुरंत वो उस एटीएम पर पहुंचता है और वहां की सारी सीसीटीवी फुटेजेस को निकलवाने का प्रयास करता है। जब वो फुटेजेस को निकलवाता है तो ये देखता है कि ये सारे पैसे निकालने वाला उसी के घर का एक किराएदार, जिसका नाम बंटी बताया जा रहा है, उसने सारे पैसे निकाल लिए हैं। जब वो ये देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि एक मकान मालकिन का पैसा एक किराएदार ऐसे कैसे निकाल सकता है, और वो भी 3 दिन पहले ये सारे पैसे क्यों निकाल लिए गए। मेरी माँ का ये जो अकाउंट का एटीएम था वो इस किराएदार के पास कैसे आ गया। इसके बाद वो सीधा उन सारी सीसीटीवी फुटेजेस और उस एटीएम की सारे रसीदों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को ये सारी घटनाक्रम की जानकारी देता है। वो ये बताता है कि उसे इस बात का शक है कि उसकी माँ का फूड पॉइजनिंग की वजह से निधन नहीं हुआ है, बल्कि इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। जब पुलिस भी इस मामले को देखती है तो उसके मन में शक पैदा होता है। पुलिस भी इस मामले में जांच करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाती है और जांच करना शुरू कर देती है। जब जांच किया जाता है तो एक रहस्यमयी खुलासा खुलकर सामने आता है। दोस्तों जब पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल करती है और बंटी का कोई सुराग नहीं मिल पाता है, तो पुलिस ने उस प्राथमिकी की तर्ज पर एक पहली एफआईआर दर्ज कर ली और अब एफआईआर की तर्ज पर पुलिस उसको सरगर्मी से तेजी से तलाश करना शुरू कर देती है। इसके बाद ये पता चल रहा है कि जो बंटी नाम का शख्स है वो कोलकाता की गली नंबर 244 के फ्लैट नंबर 2 में रह रहा है। पुलिस को जब इस बात का पता चलता है तो सीधा पुलिस उसके मोबाइल डिटेल के लोकेशन के आधार पर उस घर पर पहुंचती है और वहां जाकर उस बंटी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। जब बंटी को गिरफ्तार करके वापस महाराष्ट्र लाया जाता है और जब महाराष्ट्र में उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इनके एटीएम से सारे पैसे क्यों निकाले, क्या वजह थी, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है, तो वो कई सारे खुलासे करता है। इसके बाद बंटी ने जो खुलासे पुलिस के सामने और वैभव के सामने किए, उसे सुनकर पुलिस और वैभव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल बंटी ने ये बताया कि जब वो महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए आया था तो उसे कहीं घर नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के लिए वो अपने एक दोस्त के घर पर ही रहता है और वक्त गुजर रहा होता है, वो अपनी प्राइवेट नौकरी करके वापस अपने दोस्त के पास आकर रहा करता था। दिन गुजर रहे होते हैं। इसके बाद जो बंटी की पत्नी थी वो भी ये जिद करने लगती है कि वो भी महाराष्ट्र में आकर उसके साथ ही रहना चाहती है, महाराष्ट्र घूमना चाहती है। तो इस बात को देखते हुए बंटी ने एक नए किराए के घर को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके बाद बंटी की मुलाकात इन्हीं सुनीता मौर्य नाम की महिला से होती है, जो कि एक बड़े से घर की मालकिन थी और एक सरकारी टीचर के पद से रिटायर हुई थी। इन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक कमरा खाली है, अगर तुम चाहो तो मेरे इस कमरे में रह सकते हो। इसके बाद बंटी ने उस कमरे को देखा और उसे वो कमरा पसंद आ जाता है। इसके बाद बंटी की पत्नी भी आ जाती है और ये दोनों अब सुनीता मौर्य के कमरे में ही रहने लगते हैं। सुनीता मौर्य के घर में ही इनका नया ठिकाना बन जाता है। दिन गुजर रहे होते हैं और अब धीरे धीरे करके बंटी की जो पत्नी थी उनका सुनीता मौर्य से एक अच्छा घरेलू संबंध बन जाता है। जब बंटी काम पर जाता था तो ये सुनीता मौर्य बंटी की पत्नी के पास आकर बातचीत किया करती थी और वक्त कब गुजर जाता था ये पता ही नहीं चलता था। दोस्तों एक रोज जब बंटी अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है और इधर सुनीता मौर्य जो कि बंटी की पत्नी से मिलने जा रही होती हैं, वो अचानक से उस घर के दरवाजे के पास पहुंचती हैं। वो ये देखती हैं कि बंटी अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है, दोनों निर्वस्त्र हैं और इस चीज को देखकर सुनीता मौर्य के मन में अचानक से अजीब सी हलचल मचनी शुरू हो जाती है। दोनों आपस में संबंध बनाकर उसी अवस्था में निर्वस्त्र बेड पर पड़े पड़े सो जाते हैं। जब सुनीता मौर्य ने ये देखा तो वो हैरान हो जाती हैं। उनके मन में भी अचानक से कहीं ना कहीं काम वासना जागने लगती है और वो उस समय कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप वापस अपने घर में आ जाती हैं, अपने रूम में आकर बैठ जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, इधर बंटी अपने काम पर चला जाता है। फिर एक रोज जब सुनीता मौर्य बंटी की पत्नी के पास आती हैं और बैठकर बातचीत करने लगती हैं, तो इधर उधर की बातचीत होने के बाद सुनीता मौर्य वापस अपने घर चली जाती हैं। इस तरीके से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब दोस्तों जब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और अब बंटी की हालत दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति में कमजोरी आने लगती है, तो ये सोचता है कि क्यों न अपनी पत्नी को घर भेज दिया जाए। वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम अब घर चली जाओ, आखिर काफी समय तक रहकर तुम घूम फिर चुकी और इस शहर को भी देख चुकी हो, तो अब तुम अपने घर चली जाओ और मैं भी इस घर को छोड़कर अपने दोस्त के पास शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं अपने घर पर भी पैसे नहीं भेज पाता और मेरे सारे पैसे यहीं के खर्च में कट जाते हैं, तो इसलिए तुम अब अपने घर चली जाओ।
ऐसा कहकर बंटी अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने घर भेज देता है। और इधर जब बंटी उस घर को छोड़कर जाने लगता है तो सुनीता मौर्य उसे रोक लेती हैं और ये कहती हैं कि तुम्हें अभी इस घर का किराया चुकता करना बाकी है और यहाँ की कानून के हिसाब से, यहाँ के नियम के हिसाब से किराएदारी का 2 महीने का एडवांस तुम्हें अभी जमा करना पड़ेगा, तभी तुम इस घर को छोड़ सकते हो। जब बंटी ये सुनता है तो वो ये कहता है कि आखिर ये कौन सा नया नियम है? जब मैं इस रूम में रहने के लिए आया था तब तो आपने मुझे इस तरीके की कोई बात नहीं बताई थी और अब आप मुझसे 2 महीने का किराया मांग रही हैं। ये तो सरासर ज्यादती है। तो सुनीता मौर्य ने ये कहा कि नहीं, यहाँ का कुछ ऐसा ही नियम है और जब तक तुम यहाँ का 2 महीने का भाड़ा एडवांस में नहीं चुका देते तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। अब बंटी बेहद मजबूर हो चुका था और अब उसे ना चाहते हुए भी सुनीता मौर्य के ही घर में रहना पड़ रहा था। दोस्तों फिर एक रोज जब बंटी सुनीता मौर्य के पास जाता है, उनसे ये कहता है कि आप मेरे कुछ पैसे कम कर दीजिए और मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगा। तो सुनीता मौर्य बंटी को समझाते हुए ये कहती हैं कि तुम मेरे पास ही रह सकते हो और मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूंगी, तुम जब तक चाहो यहाँ पर फ्री में रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम उस काम को करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री में रहने दूंगी और तुम्हें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे इस पुराने एडवांस को भी मैं माफ कर दूंगी। जब बंटी ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तब सुनीता मौर्य ये कहती हैं कि तुम जिस तरीके से उस दिन अपनी पत्नी के साथ उस दिन संबंध बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से तुम्हें मेरे साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने होंगे। मुझे भी अपनी पत्नी की तरह रखना पड़ेगा और अब से तुम और मैं एक पति पत्नी की तरह इस घर में रहेंगे। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे ये सारे उधार को, सारे एडवांस को और तुम्हारे आगे के रहने के पैसे को भी माफ कर सकती हूँ। जब बंटी ये सुनता है तो एक पल को वो हिचकिचाता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत खुश हो जाता है और सुनीता मौर्य की बात को बहुत खुशी खुशी मान लेता है। जब बंटी ये सुनता है तो वो सुनीता मौर्य की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल वो भी कहीं ना कहीं यही चाहता था, उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रहा करती थी, तो उसे भी कहीं ना कहीं एक औरत की जरूरत महसूस होती थी। ऐसा सुनकर बंटी और सुनीता दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। इधर जब नौकरानी सुबह 10 बजे भोजन बनाने के लिए आया करती थी तो ये दोनों अलग अलग रूम में चले जाया करते थे, लेकिन जैसे ही वो नौकरानी चली जाती थी तो सुनीता मौर्य सीधा बंटी के रूम में आ जाती थी और एक पत्नी की तरह ये दोनों उसी कमरे में अपनी जिस्मानी सुख को भोगा करते थे, आनंद उठाया करते थे। दिन गुजर रहे होते हैं और इसी तरीके से बंटी और सुनीता मौर्य अपनी जिंदगी मजे में गुजार रहे होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंटी का मन सुनीता से भरने लगा था और अब वो सुनीता से पीछा छुड़ाना चाहता था, वो कहीं ना कहीं उससे अलग होना चाहता था। इसलिए अब वो ये कहता है कि अब मुझे ये सब करने का मन नहीं करता और मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ का घर अब कुछ दिनों में छोड़ देना चाहता हूँ। जब सुनीता मौर्य ऐसा सुनती हैं तो वो तुरंत बंटी के ऊपर चढ़ बैठती हैं। वो ये कहती हैं कि अब अगर तुमने मेरे इस घर को या मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छेड़खानी के केस में, रेप के केस में फंसा दूंगी और तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। तुम्हारा घर और ये जिंदगी दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम मेरे साथ इस घर में मुफ्त में रहकर मेरे साथ मजे लूटना चाहते हो या फिर जेल की सलाखों के पीछे आकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो। अब जब बंटी ये सुनता है तो बहुत हैरान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और अब सुनीता मौर्य से बचने के, सुनीता मौर्य से पीछा छुड़ाने के नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। फिर एक रोज बंटी की पत्नी का फोन उसके पास आता है। वो ये कहती है कि आपको घर आए हुए बहुत दिन बीत गए, क्यों ना हो कि आप कुछ दिन छुट्टी मनाकर यहाँ से अपने वापस अपने काम पर चले जाएं और आप छुट्टी मनाने के लिए मेरे साथ मेरे घर पर आ जाइए। जब बंटी ऐसा सुनता है तो वो भी आना चाहता था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। वो ये कहता है कि मेरी कंपनी में बहुत सारा काम बाकी है, मैं चाहता हूँ कि छुट्टी ले लूँ, लेकिन मुझे छुट्टी मिल नहीं रही है। दोस्तों इसके बाद फिर एक रोज इधर सुनीता मौर्य बंटी के ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुई थी, उसके साथ रहने की, उसके साथ सोने की दबाव बनाया करती थी, जिस चीज को बंटी अब पसंद नहीं करता था। फिर एक रोज बंटी ने इस बात का प्लान बनाया और सुनीता मौर्य को उसके साथ सेक्स करने के लिए उसके रूम पर बुलाया। जब सुनीता मौर्य ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और वो बंटी के पास आकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। दोनों खूब भरपूर रूप से जिस्मानी संबंध बनाते हैं और निर्वस्त्र होकर सो जाते हैं। लेकिन बंटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बंटी ने तुरंत एक तकिया उठाया और तुरंत सो रही सुनीता मौर्य के मुंह पर रखकर उसका गला घोंटना, उसका दम घोंटना शुरू कर दिया। इसके बाद बंटी सुनीता मौर्य का गला घोंटकर, उसका दम घोंटकर उसे मौत की नींद सुला देता है और सुनीता मौर्य के पास रखे हुए एटीएम और कुछ पैसों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद बंटी ने आसपास के और अलग अलग एटीएम से सुनीता मौर्य के अकाउंट में जमा किए गए सारे पैसों को धीरे धीरे करके एक एक करके निकाल लिया
और जब वो सारे पैसों को निकाल लेता है, वहाँ से सारे पैसे अपने पास कर लेता है, तो वो उस शहर को ही छोड़कर अपने कोलकाता वाले दूसरे घर में जाकर रहने लगता है और वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगता है। और वो ये सोचता है कि उसे किसी ने जाना नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं है, तो वो पूरी तरीके से साफ है, बच चुका है, उसे कोई कभी भी नहीं पकड़ सकता है। लेकिन इधर जब सुनीता मौर्य का बेटा वैभव उस घर आता है और सारी जांच पड़ताल करता है, एटीएम की सीसीटीवी फुटेजेस निकालता है, बैंक की रसीदें निकालता है, तो ये सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है और एक शातिर किस्म का व्यक्ति बंटी, जो कि सुनीता मौर्य के जाल में कहीं ना कहीं फंस चुका था, वो इस हत्या के जुर्म में पुलिस की हिरासत में आ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटना के इस अपराध के संबंध में किसकी गलती थी? क्या सुनीता मौर्य की, जिन्होंने इस उम्र में अपनी जिस्मानी ज़रूरतों की पूर्ति करनी ज़रूरत समझी और एक व्यक्ति बंटी को मजबूर करके उसके साथ बराबर फिजिकल रिलेशनशिप बनाती रही, या फिर बंटी जिसने एक महिला का कत्ल कर दिया, उसके सारे पैसे लूट लिए और लूट कर वहां से फरार हो गया? दोस्तों, अगर बंटी चाहता तो एक न एक रोज बहाना बनाकर, एक न एक रोज उस घर को छोड़कर, अपने काम की जगह पर से काम करते हुए ही उस घर को छोड़कर वहां से भाग सकता था। लेकिन बंटी ने ऐसा नहीं किया। वो सुनीता मौर्य के साथ ही रहता था और उनके साथ उनसे पीछा छुड़ाने की तरकीबें ढूंढा करता था। और इधर सुनीता मौर्य, जो कि अपने जिस्मानी सुख और अपनी जिस्मानी ज़रूरतों की पूर्ति कहीं न कहीं बंटी के माध्यम से कर रही थी, जो कि बहुत ही गलत था। इस पूरी घटना के संबंध में आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग इस घटना के बारे में आगाह हो सकें, उन्हें सच्ची घटना की जानकारी हो सके। और दोस्तों, अंत में हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है, वो किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में घट रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को बताकर आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किस हद तक नीचे गिर सकता है, और जब उन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाती तो इंसान गलत करने से भी बाज नहीं आता है। दोस्तों, एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद। टेक केयर।